सबसे पहले तो ये बताइए दीपक से, कैसे शुरुआत की जाए, क्योंकि रास्ता लंबा है, क्योंकि ये फार ऑफ गोल है, तो शुरुआत हमें कब करनी चाहिए, कैसे करें? कब करनी चाहिए तो मतलब आप जिस दिन कमाना शुरू करें उस दिन आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऑप्शनल गोल है ही नहीं, कंपलसरी गोल है। और जितनी यंग एज से आप इसके लिए पैसा सेव करना शुरू करेंगे उतना कम परसेंटेज आपको अपनी इनकम का रिटायरमेंट के लिए सेव करना पड़ेगा। पर एक और क्वेश्चन था, मुझे रिटायरमेंट के लिए सेव कितना करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि कितना कॉस्टली गोल है। तो हमने एक कैलकुलेशन करी, एक 30 साल का आदमी जो महीने में 40,000 रुपये खर्च कर रहा है और वो हमसे कहता है जी हम 60 ईयर्स की एज पे मैं रिटायर होऊंगा और 85 तक ही जिंदा रहूँगा। तो आप मुझे बताएं, मुझे रिटायरमेंट वाले दिन 60 की एज पे कितना पैसा होना चाहिए मेरे पास जो मेरे अगले 25 साल तक काम कर जाए। और जो फिगर आई उसको हम लोगों को विश्वास नहीं हुआ, वो फिगर थी 9.71 करोड़ रुपीज़। तो अगर मैं लोगों से पूछूं आपका अपने 10 करोड़ रुपए का क्या प्लान है, तो ज़्यादातर लोगों के पास कोई प्लान नहीं होगा, क्योंकि वो सोच के बैठे हैं कि हमारे जो नॉर्मल सेविंग्स हैं उससे ये काम चल जाएगा, हमारे बच्चे हमारी हेल्प कर देंगे, हमारी पेंशन इनफ होगी। वो ज़्यादातर लोगों के साथ नहीं होता। तो आपको इसको जितनी यंग एज में आप प्लान करेंगे उतनी जल्दी आप अपने रिटायरमेंट गोल तक पहुंच जाएंगे। पर कई लोग क्या करते हैं, वो रिटायरमेंट जल्दी एज में नहीं कर पाते। अगर आप जल्द एज में नहीं कर पाए, आप लेट हो गए, 30 या 40 में पहुंच गए, तो आपको वो परसेंटेज ऑफ इनकम जो अपनी सेव करनी पड़ेगी रिटायरमेंट के लिए, उसको चेंज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। राइट। और दो तरीके के लोग मुझे मिलते हैं जब मैं प्लानिंग की बात करता हूँ, फाइनेंशियल प्लानिंग की। एक तरीके के लोग वो हैं जिनका एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, सेविंग पोर्टफोलियो है। जब भी कोई गोल ड्यू होता है उसमें से पैसे निकालते हैं और बाकी पैसा कंटिन्यू करता है आगे के गोल्स के लिए। ये फर्स्ट टाइप के लोग हैं। एक और टाइप के लोग हैं, उन्होंने हर एक गोल के लिए सेपरेट पोर्टफोलियो बना रखा है। बेटर कौन सा है दोनों? बेटर सेकंड वाला तरीका है, जब आप हर एक गोल के लिए अलग पोर्टफोलियो बनाते हैं। और ये क्यों बेटर है? दो चीज़ों से के लिए बेटर है। पहला, जब आप पैसे को नाम दे देते हैं तो आप उससे इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हैं। मैं आपसे कहूँ ये आपके बेटे की पढ़ाई का पैसा है, ये आपकी बेटी की पढ़ाई का पैसा है, ये आपकी रिटायरमेंट का पैसा है और ये आपकी वकेशन का पैसा है। कौन से पैसे पे आप जल्दी हाथ डालेंगे इनमें से? मे बी वकेशन के पैसे, राइट। तो आप जैसी नाम देते हैं आप इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हैं। उसमें एक अर्जेंसी भी हो जाती है कि भाई ये क्या अर्जेंट है और क्या जो है जो आप अपनी लाइफस्टाइल को एनहांस करें, तो लेबल देना बहुत जरूरी है। और दूसरा है एसेट एलोकेशन, जो है कि कितना परसेंट पैसा इक्विटी में जाए, कितना परसेंट डेट में जाए। ये किस चीज पे डिपेंड करता है? टाइम टू गोल, गोल कितना दूर है। राइट। अगर मैं एक 60 साल के आदमी से पूछूं कि जी आप अगर, या मेरे एक 60 साल का आदमी मुझसे पूछे कि जी मुझे अपने ग्रैंडसन की पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं जो मुझे चाहिए 15 साल बाद, तो ये पैसा मैं कहाँ डालूं? तो मैं कहूँगा इक्विटी में डालो मेजॉरिटी। राइट। और अगर मुझे एक 20 साल का आदमी पूछे मुझे अगले साल गाड़ी लेनी है, ये पैसा कहाँ डालूं? मैं कहूँगा डेट में डालो। इसका मतलब एज हैज नथिंग टू डू विद कि आप पैसा किस जगह डालो, इक्विटी या डेट में। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये डिसाइड करने का कि पैसा कहाँ जाएगा, कितना परसेंट इक्विटी और डेट में, वो है गोल कितनी दूर है। और रिटायरमेंट का गोल ज्यादातर लोगों के लिए काफी दूर गोल है, 30 साल हो सकता है। तो इसका मतलब इसका मेजर पैसा इक्विटी में जाना चाहिए। ओके। और बहुत कम पैसा डेट में। और जैसे जैसे आप रिटायरमेंट के पास पहुंचो इस पैसे को इक्विटी से डेट में ट्रांसफर करना चाहिए। सो फर्स्ट थिंग इज कि आपको शुरुआत जल्दी करनी होगी। आप जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे, जैसे सर ने एक एग्जाम्पल दिया, बताइए जो इंसान 40,000 रुपए कमा रहा है वो जब आज से कुछ 30-35 साल बाद रिटायर होगा तो उसे 10 करोड़ का कॉर्पस उसके पास होना चाहिए। और इस 10 करोड़ की तैयारी आपकी है या नहीं है, यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर कोई प्लान करना चाहता है कि भाई मेरे पास इतने साल के बाद मेरे पास कितने पैसे होने चाहिए, तो उसको कैलकुलेशन का उस गोल तक कैसे पहुंचे, वो गोल को कैसे समझे, अपने मौजूदा खर्चों को निकाले, फिर उसे एड अप करे, आप क्या और इसमें हमें महंगाई एक है, क्योंकि आज जो चीज मुझे 200 रुपए की मिल रही है वो जब मैं 30 साल 35 साल बाद रिटायर होंगी तब नहीं मिलेगी। तो आपको कितना कॉर्पस चाहिए वो कई चीजों पे डिपेंड करता है। पहला है इन्फ्लेशन, कि महंगाई दर क्या है। और महंगाई दर दो तरीके की है। एक तो है जो आप CPI या WPI कहते हैं कि जो आप एग्जिस्टिंग चीजें आज की डेट में कंज्यूम कर रहे हो
उसकी रेट ऑफ इंक्रीज कितना है प्राइस का। पर एक और महंगाई दर है, वो है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, जो नए खर्चे आप ऐड कर रहे हो। और आज से 10 साल पहले ओला उबर पे आप कितने पैसे खर्च करते थे, जोमेटो स्विगी पे कितने खर्च करते थे। तो ये नए खर्चे ऐड हो रहे हैं, और ये जो महंगाई दर है ये कम से कम बराबर है जो एग्जिस्टिंग महंगाई दर से। तो अगर आप कहते हो 6% का इन्फ्लेशन, तो मैं कहूँगा 6% की ही लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है। तो एक्चुअल में 12% की महंगाई दर से आपके खर्चे बढ़ रहे हैं ईयर ऑन ईयर, एटलीस्ट। दूसरी चीज है, आप कितने साल तक जीने वाले हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये जो एज मोर्टेलिटी एज है ये बढ़ती जा रही है, राइट। तो इंडिया में आज मोर्टेलिटी एज 75-80 के आसपास आम होने लगी है। कुछ साल पहले ये 50-60 तक थी, राइट। तो आप जितना ज्यादा जियोगे आपको उतने ज्यादा कॉर्पस की जरूरत पड़ेगी। तीसरी चीज ये है कि आपके पोस्ट रिटायरमेंट लाइफस्टाइल कैसा होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और वो लाइफस्टाइल डिसाइड करेगा कि आपको कॉर्पस कितना चाहिए, राइट। तो ये कई चीजें हैं जो एक साथ काम करती हैं ये डिसाइड करने में कि मुझे कॉर्पस कितना चाहिए। ओके, तो आप रैंडमली बैठ करके नहीं डिसाइड कर सकते हैं, आपको बहुत सारे फैक्टर्स को लेना, अपने पार्टनर के गोल्स को, अपने पार्टनर के, आप रिटायरमेंट के बाद किस तरह की लाइफ चाहते हैं ये भी मायने रखतेगा। लाइफस्टाइल महंगाई का आप सामना कितना करते हैं, यानी अगर आप मान लीजिए आज खाना हर महीने में 6-7 बार जोमेटो स्विगी से मंगवा रहे हैं, तो क्या रिटायरमेंट के बाद भी आप मंगवाने वाले हैं, इसी लाइफस्टाइल को आप मेंटेन करते हैं। इन सारे फैक्टर्स को आपको कंसिडर करना होगा। एक लाइव क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ राजीव रंजन जी का यूट्यूब पर आया है, जो पूछ रहे हैं कि इनकी उम्र है 36 साल और ये 55 साल तक पहुंचते पहुंचते जो है रिटायर करना चाहता हूं, तो मुझे कब से रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करनी चाहिए। तो क्योंकि ये पूछ रहे हैं मुझे कब से रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि उन्होंने अभी तक नहीं की है डॉक्टर साहब। तो सर आप 10 साल लेट हो एक्चुअल में, और आपको और लेट नहीं होना है, आपको आज से ये प्लानिंग शुरू करनी चाहिए, राइट। तो इनको जो है 55 एक अर्ली रिटायरमेंट भी ये चाह रहे हैं ना, लाइक वो 60 तक हिट नहीं करना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब एक 36 साल का व्यक्ति जो आपसे कहे कि दीपक सर मुझे बताइए कि मैं 55 में रिटायर करना चाहता हूँ, तो अब लेट भी हो गए, तो अब क्या करना चाहिए इनको? नहीं, अब इनको ज्यादा पैसा सेव करना पड़ेगा रिटायरमेंट के लिए। क्या ऑप्शंस है आप समझिए, अगर आपको जल्दी रिटायर होना है तो आपके पास ऑप्शंस क्या है। आपके पास एक ऑप्शन है कि आप कम जिए, वो एक ऑप्शन नहीं है, राइट। आपका दूसरा ऑप्शन है कि आप सेव ज्यादा करें, आज वो इनके पास ऑप्शन है। आप इन्वेस्ट ज्यादा करें, वो आपके पास ऑप्शन है, राइट। या आप 55 की एज को पोस्टपोन करें, राइट। तो यही ऑप्शन है आपके पास। मतलब थोड़ा सा आपको बढ़ाना पड़ेगा। हो सकता है कि राजीव आप 55, आपने जो एक डेडलाइन रखी है ना, इससे थोड़ा ज्यादा आपको आगे डेट बढ़ानी होगी, पहली बात। दूसरी बात कि आपको ज्यादा बचाना पड़ेगा पैसा। अब आप ज्यादा कमाएं या फिर अपने खर्चों को कंट्रोल करके आप ज्यादा पैसा बचाएं और उसका निवेश करें। अब अगर कोई 36 साल का है, 55 में रिटायर होना है, तो इनको आप इक्विटी जैसे निवेश चुनने के लिए कहेंगे? एटलीस्ट फॉर अब इनके पास 19 साल का टाइम है एक तरीके से, तो कम से कम 15 साल अगले ज़्यादा इक्विटी फोकस है, लास्ट के सालों में वो ज़्यादा डेट फोकस है। आपने एक टर्म सुनी होगी मैम, ROI, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रेट ऑफ इंटरेस्ट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो वर्ड है ये तब तक मायने रखता है तब तक आप रिटायर नहीं होते। जैसे ही आप रिटायर होते हो इसकी फुल फॉर्म चेंज हो जाती है ROI की। अब ये बन जाता है रिलायबिलिटी ऑफ इनकम। जिस दिन आप रिटायर हुए और जैसे ही आप रिटायर होने के पास आए, आपको वेरिएबल इनकम प्रोडक्ट से गारंटीड इनकम प्रोडक्ट की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि अब अभी तक आप पैसे के लिए काम कर रहे थे, अब पैसा आपके लिए काम करेगा और उसी पैसे पे आपको जीना है। तो आपको जो रिलायबिलिटी के लिए रिटर्न को छोड़ना पड़ेगा। और ये जो माइंडसेट शिफ्ट है, ये रिटायरमेंट के सबसे बड़ा शिफ्ट है इन्वेस्टमेंट में, कि अब मैं रिलायबिलिटी की तरफ जाऊंगा, मुझको अब आगे रिस्क कम लेना है, जोखिम कम लेना है, और आपको जो है भरोसा ज्यादा चाहिए अपने इनकम पे, अपने निवेश पर, कि भाई वो रिलायबल है। आपको कहीं भी उसमें जोखिम कम करने के एवेन्यूज तलाशने पड़ते हैं।